चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग ने काफी कुछ खत्म कर लिया था, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडे साहब के नियम के बारे में डिस्कस कर लिया था, एक फॉर्मूला बनाया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ईएमएफ का एग्जांपल्स देख लिए, लेंज लॉ पढ़ लिया, और अभी क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो एक बार ना छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पहली बार कहाँ पढ़ा था? जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, जो मेरे काम के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हम उस पर ही फोकस करेंगे, जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टर, है ना। और हम बैटरी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको मैं कैटेगराइज करने वाला हूं दो डिफरेंट टाइप ऑफ, किसमें, आपके कंपोनेंट्स में। एक हो गया एक्टिव कंपोनेंट्स, एक हो गया पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव और पैसिव से सिर्फ इतना ही है, देखो जो भी ना कंज्यूमर होगा वो हमेशा कहलाएगा पैसिव, है ना, जहां पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, इस तरीके की चीजें, वो पैसिव कंपोनेंट हो गया। जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। इंडक्टर नया टर्म है अल्टरनेटिंग करंट में, और अभी इसी चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा व्हाट इज इंडक्टर। बट मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। एक स्ट्रेट वायर है तो उसके पास रजिस्टर होता है, उसी स्ट्रेट वायर को अगर आप स्प्रिंग टाइप शेप में बना दोगे तो सेम वायर के पास अपोजिशन की एक नई परिभाषा आ जाएगी, दैट इज योर इंडक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे रेजिस्टेंस भी अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वायर, है ना, वैसे ही इंडक्टर, जो कॉइल आपने बनाई जिसमें आप स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर, मतलब तार को लपेट दिया, तो ये नया बन जाएगा, दैट इज योर इंडक्टर। समझ में आ गया? यानी ये इसी से बनता है, वायर से ही बनता है, बट वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, तभी इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी आएगी। अभी इसको वायर को ना ऐसे खींच करके स्ट्रेट कर दूं तो वापस से सिंपल रजिस्टर हो जाएगा। यानी इंडक्टेंस तभी आएगी इसके अंदर जब ये सोलेनॉइड का शेप लेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज तभी ये क्या करेगा, आपका यहां पर अपोजिशन ऑफर करेगा इस टाइप की, जिसको हम इंडक्टेंस कहेंगे। इसके बारे में क्या ही बोलूं, ये तो आपको पता है। दैट इज, दो पैरेलल प्लेट ले ली, दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज लगा दिया, इनके बीच में कुछ दूरी होगी तो ये बन जाएगा कैपेसिटर। ये सारे हैं क्या? ये सारे क्या है बताओ? कंज्यूमर है ना। इनको चार्ज, इसके पास पहले से चार्ज होगा क्या? नहीं ना, इसको भी चाहिए होगा, सप्लाई करो, चार्ज करो। यानी ये सारे क्या कंज्यूमर वाले हैं कि नहीं है? यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए, एक पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो जनरेट नहीं करता है किसी प्रकार की पावर, बट इंस्टेड डिसिपेट करता है, स्टोर करता है या रिलीज करता है। ये स्टोर करेगा, ये भी स्टोर करेगा, ये डिसिपेट करेगा। डिसिपेट मतलब हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस करना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए पैसिव। यानी किसी भी कंपोनेंट को पैसिव बोलने से पहले आप क्या चेक करोगे, ये डिफिनीशन सेट हो रही है या नहीं हो रही है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो जनरेट करते हैं एनर्जी, जैसे कि बैटरी हो गई, है ना, बैटरी अच्छा एग्जांपल है। एक्टिव कंपोनेंट है, चार्ज उसके अंदर से फ्लो करना चाहिए। तो एक्टिव कंपोनेंट से कभी कभी ना हम गलती कर जाते हैं। एक्टिव कंपोनेंट में हम सोचते हैं चार्ज का फ्लो लिखा हुआ था, तो सर अगर ये चार्ज होगा तो ये भी तो चार्ज का फ्लो करवाएगा, तो ये गलती हो गई आपसे। इसने पहले एनर्जी को स्टोर भी तो करा था, है ना, जो आपने सप्लाई करी थी। तो ये पैसिव में ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इनिशियल स्टेज से देखा जाता है। इनिशियली इसके पास कोई चार्ज होगा नहीं होगा ना, इट विल स्टोर चार्ज जब आप इसको कनेक्ट करोगे सोर्स से। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दैट मैं चाहता हूं ना थोड़ा सा वापस से फटाफट हम लोग क्या रिवाइज कर लेते हैं, लेंज लॉ और आपके फैराडे लॉ को, है ना। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, रैपिड फायर में करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जितनी भी लाइनें निकलेंगी उनको कह देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। ये किन पर निर्भर करता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सीधी सीधी बात है, और इसका एरिया भी तो मैटर करता है। फॉर्मूला बनता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा क्लियर हो गया? क्योंकि फाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो बी डॉट ए करेंगे, और इसके बीच के एंगल को हम कहते हैं कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जो थीटा एंगल होगा उसी का कोसाइन करेंगे। ये क्या है भैया? अगर हम फ्राइडे एक्सपेरिमेंट के कुछ, हम एक्सपेरिमेंट के टर्म्स को दिखा रहे हैं कि हम कैसे अचीव करेंगे। इसकी जो आपका वायर दिख रहा है ये क्या क्लोज लूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है, सर्कुलर है, बिल्कुल क्लोज लूप में है। क्लोज लूप पहचानने का तरीका क्या है? जहां शुरू करेंगे वहीं पे एंड करेंगे, तो बिल्कुल सर्कुलर है, क्लियर है। इसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कराना, यानी कुछ ऐसा करो जिससे कि इस वायर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। वो कैसे होगा? उसमें नियम बताए थे उन्होंने कि भैया अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरी करेगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो, वेरी करा दो। जब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराओगे तो उससे क्या होगा? सर ये फॉर्मूला लिखा है आपने, बी ए कॉस थीटा।
जब बी बदलेगा तो फाई बदलेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये बात फराडे साहब ने बताई थी, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई थी, दैट इज अपोजिशन। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका जो नेचर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड से वो जनरेट हुआ उसी का अपोज करने लगे। ये बात बताई लेंस साहब ने। तो अभी के फॉर्मूले में जितना फॉर्मूला बनाएंगे उसमें हम कह देंगे E इज इक्वल टू d5 अपॉन, मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं बनाता हूं फराडे लॉ में, बिकॉज ये एक्चुअल में फॉर्मूला सही नहीं है। तो हम लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो माइनस साइन चला जाएगा। तो मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड वाले जितने क्वेश्चन है वो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, जिसमें भी डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हम लोग ने। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब कल हमने यही सिखाया आपको कि भैया पूरा का पूरा ध्यान किस पर है कि हमें फाइव बी को बदलना है। ठीक है, फाइव बी बदलने के लिए फॉर्मूले में आया बी ए कॉस थीटा, तो हमने एक बार बी को चेंज करके दिखा दिया, एक बार ए को चेंज करके दिखा दिया, और एक बार थीटा को चेंज करके दिखा दिया। तो ये दूसरा केस है जिसमें हमने एरिया को छोटा बड़ा करते रहे, है ना, जिससे क्या कर रहे हैं हम, कॉइल का जो साइज है छोटा, रेडियस को छोटा या रेडियस को बड़ा कर रहे हैं, तो एरिया घट और बढ़ रही है, जिससे कि अगेन फाइव भी बदल रहा है, जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। लास्ट है हमारे पास ऑप्शन क्या, मैं एरिया भी नहीं बदल सकता और मैग्नेटिक फील्ड की भी नहीं बदल सकता, तो मैंने क्या करा भैया, मैंने उसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या हुआ, एरिया वेक्टर का एंगल बदलने लगा, किससे भैया, हमारा जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि हम यहाँ रोटेशन से अचीव क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू बदल रही है। कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी तो हम क्या कर लेंगे भैया, फिर से फाइव बी की वैल्यू बदल जाएगी और हम ईएमएफ इंड्यूस करा लेंगे। समराइज कर रहे हैं इसको, फराडे का फर्स्ट लॉ क्या हुआ भाई, यहां से समराइज क्या किया हम लोग ने, फराडे का फर्स्ट लॉ हुआ, जब भी हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को तो कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इफ इट क्लोज सर्किट में अगर वो कंडक्टर है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट फ्लो तभी होता है जब उसमें क्लोज सर्किट होती है। सेकंड नियम क्या था भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। वही बात हो गई कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समरी खत्म हो गई, यानी फराडे लॉ अगर मुझे इतना पढ़ करके एक स्लाइड में खत्म करना हो तो ये मेरी स्लाइड पर्याप्त है पूरा का पूरा समराइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी शॉर्ट नोट। आगे देखिए, उन्हीं चीजों को हमने आगे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया कि मैंने बार बार बोला है कि फराडे लॉ में एक गलती है, दैट इज माइनस साइन नहीं है, क्योंकि वो खोज करने के बाद लेंस साहब ने कंक्लूड किया। तो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, यहाँ दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड मॉड लगा रखा है। तो अगर n नंबर ऑफ कॉइल होगी, हमने सिंगल कॉइल लिया था तो क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई जाएगा, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n d5/dt, या एवरेज में डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में डी लग जाता है और डेल्टा, ये मैंने कल बताया था, है ना। इंस्टेंटेनियस किसी भी एक फिक्स टाइम की बात होती है, एवरेज आपका इंटरवल ऑफ टाइम की बात होता है। तो यहाँ पर आई क्या, मैंने यहाँ देखो हर जगह प्रोपोर्शनल लगाया है, मैं उसको चाहूं तो हटा दूं या इक्वल टू में आप कर सकते हैं। तो हमने ओम्स लॉ लगा दिया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होता है सर। आर क्या है सर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा कॉइल का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ई की वैल्यू हमने पीछे निकाली, डिवाइड करते गए बेटा, ठीक, तो आई निकल गया। अगर किसी ने कह दिया कि मुझे चार्ज बताओ कि भाई कितना चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी होता है ना। तो हमने आई इज इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी से अगर हम चाहें तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा एन डेल्टा फाइव बी, क्योंकि डी टी से डी टी कट गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इस तरीके से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं लेंज लॉ में। तो लेंज साहब ने क्या बताया था कि यही जो आप बार बार कह रहे हो ना कि E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी होगा ना, ये गलत है। इसमें एक चीज उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो रिपेल करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि अगर नॉर्थ पोल से आ रहा है, मतलब आपकी तरफ डॉट आ रहा है, तो आप भी इस तरीके से करोगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो कैसी होगी, अगर आप इस साइड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा। क्रॉस इधर जाएगा तो इधर क्या बन गया, डॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपोज करते रहोगे, हमेशा अपोज करते रहोगे सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपको दिखना है। ठीक है, तो आपको जो यहां से क्लॉकवाइज दिखेगा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़िया, आगे देखिए। रिलेटिव मोशन के बारे में कंक्लूड कर चुका हूं मैं, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर हमने कॉइल को, हमने मैग्नेटिक फील्ड, यानी फिर से वही वाला केस कर रहे हैं, बी को वेरी करा रहे हैं, तो अब हमने हर जगह चेंज कर दिया। यहाँ बी की डायरेक्शन अगर क्या है तुम्हारी माइनस ऑफ के, तो ए को हम अपोजिट कर दे रहे हैं, जिससे कि वो माइनस से बैलेंस हो जाएगा। हम बस दिखा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ रिपीट हुआ है, बस हम दोनों का डायरेक्शन
पिछले वाले में फराडे में अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर और बी दोनों को सेम डायरेक्शन लिया गया है, लेकिन अब हर बार डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, ठीक, कल भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी आपको, इसलिए मैं अभी इस पर टाइम नहीं दे रहा हूं, मेन चीज मैंने आपको बता दी। समझ में आ गया? उम्मीद करते समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने बताया था कि यहां पर कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात आपको पहले भी कई बार मैंने बताई हुई है, राइट? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो मैंने यही बताया कि भैया आपने ये क्या किया है, यहां पर जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, इस मैग्नेट का अपोज करना स्टार्ट करेगा, यानी एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क हमको करना पड़ रहा है। वही जो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, ईएमएफ के फॉर्म में, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अपोजिशन के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी के ऊपर हमने ये क्वेश्चन करवाया था, यू कैन इजीली डिस्कस दिस, बाद में कर लेंगे दोबारा से कभी। ठीक है, अब ये आ गए वापस से आज की क्लास पर। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में याद रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक ईएमआई। स्टैटिक ईएमआई होता है, इसमें सिंगल ही आपका कॉइल होगा, इसी के अंदर करंट फ्लो कराएंगे, इसी के अंदर आपका ईएमएफ भी इंड्यूस होगा जो कि अपने ही करंट को अपोज करेगा। ध्यान देना कैसे होता है, ध्यान से देखना। कंसीडर द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ ए कॉइल। ये कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, एक सप्लाई भी तो होगी बेटा, यही तो होगी सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पर आपके लिए सप्लाई लगा दी ताकि आपको क्लियर रहे। यहां से करंट जा रहा है, वहां से करंट वापस आ रहा है। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताओ, जब इसमें करंट जीरो था, यहां स्विच लगा दे क्या? रुको, स्विच लगा देते हैं तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली सी, जब ये स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा ना? जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो करंट इसमें से भागते हुए जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जीरो मैग्नेटिक फील्ड से सडन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना? T इज इक्वल टू जीरो पर B जीरो है, T इज इक्वल टू 1 पर B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सडन चेंज इन फ्लक्स है कि नहीं है मेरे भाई? तो क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? माइनस क्यों उधर लगा दिया मैंने, ताकि तुमको पता चले अगर ये इसकी पोलरिटी है तो यहां पर ईएमएफ की पोलरिटी ये होगी जो कि जस्ट इसके अपोजिट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके वजह से जो करंट का डायरेक्शन है वो यही आएगा कि नहीं आएगा, इंड्यूस करंट इधर की तरफ आएगा, जो कि एक्चुअली में अगर मान लो ये कैपिटल आई है और ये स्मॉल आई है जो इंड्यूस्ड है, आई स्मॉल आई ऐसे लिख दिया, तो नेट करंट जो पहले था है ना, T इज इक्वल टू जीरो पर नेट करंट वॉज व्हाट, नेट करंट वॉज कैपिटल आई at T is equal to 1 second, this net current is reduced by the induced current small I। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ? सर, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड ड्यू टू लार्ज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लार्ज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कॉइल कनेक्ट करते हो, इंडक्टर कनेक्ट करते हो, तो जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे ही लाइट नहीं चलेगी। अगर मैं क्या कर दूं, मैं दिखाता हूं, ये आगे चल, अभी सीखना स्टार्ट कर दो। अगर मैंने ऐसे कॉइल लगा दी और फिर एक बल्ब लगा दिया, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि मैं यहां से स्विच ऑन भी कर दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी बल्ब जलने में कुछ समय लगेगा। आई कैन ऑब्जर्व दिस डिले। जबकि जनरली अगर इस कॉइल को हटा दे, रजिस्टर में ऐसा कभी कोई डिले होता है क्या? नहीं होता ना। अब तुमने एक नए टर्मिनोलॉजी को डेवलप कर लिया, देयर इज ए डिले या लैगिंग हो रहा है ना, फेज डिफरेंस कहते हैं इसको, जिसमें वोल्टेज तो पहले पहुंच गया लेकिन करंट बाद में पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये तुम कहां असली में पढ़ते हो, ये तुम एसी में पढ़ते हो, अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आएगा ना, हम लोग उसके लिए ही नींव बना रहे हैं, अपनी नींव बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं नॉलेज का। अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो तुम मुझे इतना समझ लो, करंट का डिले होगा तभी तो बल्ब नहीं चला होगा। तो आप ये तो कह सकते हो कि सर जब भी इंडक्टर लगाते हैं
तो पक्का उसके अंदर अपोजिशन ऑफ इतना ज्यादा करता है कि स्टार्टिंग में कुछ करंट को टाइम लगता है। और ये होता कैसे, वेरी सिंपल बेटा, मान लो करंट यहां से बढ़ा, ठीक है ना, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद करंट में वेरिएशन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंस पहले जो था वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जीरो से बड़ा हुआ। मान लो ये 2 टेस्ला हो गया, बाद में ये बी कितना हो गया, 3 टेस्ला हो गया, है ना। 0 माइनस 2, 2 माइनस 0, 2 वैल्यू आ रही, 2 का डिफरेंस है। 3 माइनस 2, 1 का डिफरेंस है। कुछ समय बाद ये 3.3 माइनस 3 कितना हो गया, 0.3 का। अपोजिशन घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा, क्योंकि चेंज इज स्मॉल। ई की जो वैल्यू होती है बच्चे, ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, हम टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं 1 सेकेंड का, तो यानी कि सारा का सारा खेल तो यही डिसाइड करेगा ना, लार्जर द चेंज लार्जर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज वी आर टेकिंग टाइम, जो ले रहे हैं 1 सेकेंड का इंटरवल ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। यानी कि जितना ज्यादा बड़ा चेंज आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा ये अपोज करता रहे और करंट, डिले आएगा लेकिन इतना लंबा डिले भी नहीं आएगा कि कभी चेंज ही नहीं हुआ, है ना। क्योंकि आपने एक बार फिर सप्लाई स्टार्टिंग में तो जीरो से आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद चेंज नहीं आता है बहुत ज्यादा, आपका कांस्टेंट सप्लाई है, बैटरी है ना डीसी, तो यहां से आपको पता है कि द चेंज विल बी वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये फेड अवे हो जाएगा तो इसका मतलब है ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी घटते घटते जीरो हो जाएगा। ईएमएफ तभी तक जिंदा रहेगा जब तक चेंज आता रहेगा, जब चेंज घटता जाएगा ईएमएफ घटता जाएगा, जब चेंज खत्म हो जाएगा। और मजेदार बात सीखो, यानी व्हेन आई इज कांस्टेंट ईएमएफ विल बी जीरो, देन इंडक्टर, इसको एल से करते हैं, सिंबल इसका होता है इंडक्टर, इंडक्टर विल एक्ट एज वायर, विल एक्ट एज सिंपल वायर, समझ में आ रहा है, जैसे कि एक रजिस्टर काम करता है, वायर मतलब रजिस्टर, समझ गए। यानी कि इसकी जितनी भी दादागिरी है वो कुछ पल की है, कुछ पल इंतजार करना ठीक समझ जानते हो तो तुम इससे पार पालोगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस, समझ में आ रहा है। और अच्छा देखो, खुद की ही कॉइल में अपोज कर रहा है, नोटिस किया तुमने कुछ भी, इसीलिए जो कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा है। हम लोग करते थे ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, दूसरी कॉइल होगी, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उसमें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम अपने में ही जब प्रोपोजिशन ऑफर करने लगे, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, समझ में आ गया। तो मैंने आपको एक ही स्लाइड में बहुत कुछ पढ़ा दिया। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द ग्रोथ इन करंट, मैंने बता दिया ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं ना। व्हेन आई इज डिक्रीजिंग, तो पहले केस में तो हमने स्विच ऑन किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करोगे तो क्या होगा, करंट सडनली मैक्सिमम से जीरो की तरफ भागने लगेगा, है ना। अब फिर से ये कहेगा नहीं नहीं, है ना, तुम कैसे ये कर रहे हो, फिर से ये अपोज करेगा, इसका तो काम ही है सिर्फ अपोज करना, है ना। जो भी तुम करने की कोशिश करोगे, अब मैं स्विच को ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन पहले इधर था, अपोज करना। अब कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम तो करंट ले जाओ, मुझसे ले लो करंट, है ना। ये कह रहा नहीं करंट जीरो करो, कह रहा नहीं करंट ले लो मुझसे, अपोज करना है, आप समझिए। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द करंट, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द करंट टू जीरो, बट ये खुद कह रहा मैं जनरेट कर रहा हूं करंट, आप मुझसे करंट लेकर के जाओ लेकिन जीरो मत करना। अपोजिशन समझो, डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप जो हो रहा है उसको अपोज करना है। हम पहले दे रहे थे तो ये कह रहा नहीं इधर जाएंगे हम, अब हम कह रहे हैं हम जीरो कर रहे हैं तो ये कह रहा मैं दे रहा हूं करंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये हमेशा अपोज करेगा और ये डिले करेगा, करंट को तुरंत जीरो नहीं होने देगा, कुछ समय बाद करंट जीरो होगा। अब फिर समझा देता हूं, कोई बात नहीं। जब करंट मैक्सिमम था तो इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड थी, याद है, सोलेनॉइड पढ़ाया है मैंने, है ना। मान लेते हैं इस तरीके से, मैंने कभी कोई डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी कुछ नहीं, मैंने डायरेक्शन ले ली, ठीक। अब सडनली हम ये 3 थी, 3 से घटा के हम जब जीरो की तरफ जाएंगे ये 2 हो जाएगी, फिर से क्या हो गया, फिर से D5 भी जिंदा हो गया, D5 भी जो जीरो हो गया था बिकॉज कांस्टेंट हो गई थी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम करंट पे, जैसे तुमने घटाया वैसे ही E फिर से जिंदा हो गया, और अब उसका पोलैरिटी फिर से पलट जाएगी, ठीक है, एंड अगेन फिर से
और डिक्रीज करो, जितना बड़ा डिक्रीज आएगा उतना ये बढ़ता जाएगा, और जितना ये बढ़ता जाएगा उतना देर तक वो करंट को फ्लो करने देगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सपोज अ डिकेइंग करंट, है ना, जो मर रहा है करंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम्हें मरने नहीं देंगे, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल दैट रेजिस्ट, देखो आगे कहानी पे वहीं पे, और अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आ रहा है? ये एक अपोजिशन का नेचर का है। दिस अकर मेनली ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल रेजिस्ट द राइज ऑफ करंट व्हेन द करंट इंक्रीजेस, एंड जब डिक्रीज करेगा तब भी वो उसका अपोज करेगा। तो वाइस वर्सा। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑफ फॉर ए टाइम वेरिंग करंट एंड नॉट फॉर द डायरेक्ट और स्टेडी करंट। तो सबसे ज्यादा ये इसमें किसमें एप्लीकेबल होता है? जब आपकी करंट क्या है, वेरी कर रही है ना। तो वेरिंग करंट, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादातर किसमें पढ़ते हैं भाई? एसी में पढ़ते हैं ज्यादातर, हम एसी में पढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ नहीं होता बेटा? कॉइल सोलेनॉइड आप यूज करोगे कि नहीं करोगे? वो भी नहीं करोगे। सोलेनॉइड यूज करते हो कि नहीं करते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाते हो तो उसमें सोलेनॉइड होता है कि नहीं होता है? अरे सोलेनॉइड ही होता है बेटा, ऐसे ये। और जब सोलेनॉइड तुम बनाओगे तो उसके अंदर इंडक्टर है, ये खुद इंडक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्यों नहीं, ये तो जहां पर भी कॉइल होती है, जहां पर भी जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, जहां भी कॉइल आ गई वहां इंडक्टर आ गया। यूज क्या है? जैसे रेजिस्टेंस का क्या यूज है? कोई यूज है क्या रेजिस्टेंस का? वो तो प्रॉपर्टी है ना, दैट इज प्रॉपर्टी। जैसे अगर मेरे कुछ इनबिल्ट डीएनए में कोई अगर मेरे गुण होंगे, रिफ्लेक्सेस होंगे, पापा की तरह कुछ बोलता होऊंगा, करता होऊंगा, दैट इज इनबिल्ट ना, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली एक वायर है, वायर के अंदर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन ही कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस के बेसिस पर। इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है ना कि करंट चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, तो उसका कुछ यूज होता है? यूज नहीं होता, दैट इज योर इफेक्ट। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक कॉइल का एक अपोजिशन ऑफर करने का एक नेचर है, दैट नेचर इज इंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, खामियां पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है। और ज्यादातर ये कहां प्रॉपर्टी आती है? जहां पर तुम जितना ज्यादा वेरिएशन करोगे। अब मैं बता रहा हूं, जब मैंने तुमको समझाने के लिए किया तो मैंने सिंपलेस्ट केस स्टडी बनाई, मैंने वहां पर इसलिए मिटाया, मैंने भी वहां पर डीसी लिया, जबकि पढ़ेंगे इंडक्टर किसमें? एसी में। बिकॉज डीसी में ये बहुत मिनिमल होता है। मैंने जैसा कि बोला ना कि बहुत जल्दी करंट 0 से फिर 100 हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। 100 का मतलब 100%। अरे भाई बैटरी है, बैटरी 4 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 15 वोल्ट की होगी, 12 वोल्ट की होगी, 24 वोल्ट की होगी, 48 वोल्ट की होगी, तो वो 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर करंट फ्लो कराएगी, बट वो डायरेक्ट करंट है, दैट इज नॉट टाइम वैरी। मेरी बात खुद ही जान लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जब तुम स्विच ऑन करोगे ना तभी डिले मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो यानी फेड अवे हो जाएगा, इंडक्टेंस खत्म हो जाएगा। बिकॉज मैंने अभी यही समझाने की कोशिश करी डीसी सप्लाई जब लगाई कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते टाइम ही देखने को मिलेगा। लेकिन सोचो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? 1 सेकंड में 50 बार, है ना, 50 हर्ट्ज, 50 टाइम्स, है ना, 50 टाइम्स क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग। When the direction of current will change, the magnetic field का डायरेक्शन जो सेटअप हो रहा है वो चेंज होगा। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड होने में इट हैव टू कम टू 0। अरे भाई यू टर्न गाड़ी का ऐसे बिना रोके तुम कर लोगे क्या? गाड़ी ब्रेक लगेगी, रेस्ट पे आएगी, उसके बाद ही घूम सकती है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। सिमिलरली इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डायरेक्टली नेगेटिव तो नहीं आएगा, इट विल कम टू 0, 0 से फिर वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी ईच टाइम यू विल चेंज द डायरेक्शन। बैटरी की पोलैरिटी बदलती जा रही है हर बार, अब 50 बार बदल रही है, जितनी बार बदलेगी उतनी बार मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि अपोजिशन सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलेगा? जब टाइम वेरिंग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम सीधे कॉम्प्लेक्स समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे क्या? नहीं ना। गेटिंग अप? समझ में आ रहा है? तो यही चीज समझानी थी, समझ में आया? वेन जब एसी पढ़ेंगे तो एसी में हम आपको सब कुछ और अच्छे से समझा देंगे। अगेन ये क्या लिखा हुआ है? इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। अब ये कहोगे नहीं, गलत बोल दिया।
अरे भाई जो करंट की वैल्यू अभी तो समझाया, करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा मेरे भाई। तो डायरेक्टली बोल दिया तो क्या दिक्कत है, इनडायरेक्ट रिलेशन से बाहर निकलो। कॉइल है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया तुमने, म्यू नॉट एन आई बनाया, म्यू नॉट एन इज कांस्टेंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव बी। So we from equation 1 and equation 2, I is directly proportional to phi b, and E is directly proportional to change in phi b, तो E is directly proportional to change in I, और ये दोनों चेंज किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में यार, है ना, समझ में आ रहा है। तो वी हैव टू डेवलप अ स्किल जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशंस को डायरेक्ट रिलेशन से हम कंपेयर करके कैसे बनाते हैं। तो अब इतना लंबा जो कान पकड़ना है सीधे पकड़ा दिया मैंने, तुम करो नहीं हम तो मैग्नेटिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फ्लक्स घूम के आएंगे, यही आएंगे ना, तो बस यही है रिलेशन, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहां पर आपके लिए बना दिया। फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो अब क्या कर दिया, व्हाट इज कोफिशिएंट बेटा, कोफिशिएंट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, राइट। हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट, हमें याद हो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, वेरिएबल के सामने वाला इस कोफिशिएंट, राइट, ठीक है। देखते हैं, तो फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, है ना, फाई टी इज क्या टोटल फ्लक्स, दैट इज, देखो जब मैं कहता हूं वन कॉइल ना, तो जब आप सोलेनॉइड बनाते हैं तो दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2, 3, 4 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न्स, इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। अब इसी नंबर को मैंने बोल दिया भाई टोटल फ्लक्स में एक ही फ्लक्स तो होगा, सारी कॉइलें आइडेंटिकल हैं n टाइम्स, राइट। तो ये हो गया, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बता चुका हूं मैं, राइट। तो अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है ना, याद है हम लोग ऐसे पढ़ते थे ओम्स लॉ, एक बार ओम्स लॉ रिवाइज करते हैं भाई। ओम्स लॉ क्या होता है सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, द करेक्ट नोटेशन इज दिस, और किताबों में ऐसे ही लिखा रहता है ना, बिकॉज R was the constant, proportionality constant, जिसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। Similarly, phi t is directly proportional to I and this L is the opposition offered by the coil, right? जैसे कि वहां वायर के द्वारा अपोजिशन, दैट इज रेजिस्टेंस। तो N phi is equal to Li, so what is the formula for L? जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था वैसे ही इंडक्टेंस का फॉर्मूला बना लिया, दैट इज N phi upon I, गेटिंग। तो N phi was the total flux upon current, this coefficient of self inductance, यूनिट क्या हो गई, फाई का यूनिट होता है वेबर, नीचे आ गया करंट, दैट इज एम्पियर, ठीक है, वेबर पर एम्पियर, ये हमने बना लिया डायमेंशन, ठीक है, ये हो गया मेरा डायमेंशन। करंट का आपको पता ही है, डिवाइड कर लीजिए, एल का डायमेंशन आपको मिल जाएगा, फ्लक्स का डायमेंशन डिवाइड बाई करंट का डायमेंशन, करंट आपका e की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, द फाइनल विल बी mL2t-2a-, ये मैं कभी भी रटने के लिए नहीं कहूंगा, आई विल ऑलवेज से गो बैक टू द बेसिक्स, आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में ब्रेक करिए। जिसको फाई का लिखने नहीं आता है मेरे भाई, फाई का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, इसका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर हो गया, ये टेस्ला हो गया, दोनों का आप बेसिक करके कभी भी रटोगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न एवरी ईच एंड एवरी डायमेंशन। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा, अभी से बता दे रहा हूं, लेकिन उसमें आप अगर रट के जाओगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन। फ्री के नंबर है वो, एक ही टेक्निक काम आएगी, आपको फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप बना लोगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बना लोगे, ठीक है। अब जिसको कह रहे हैं टेस्ला क्या लिख दिया आपने, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख डालो, बायट-सैविट लॉ तो पढ़ा था, हाँ क्या फॉर्मूला होता है, आप सिर्फ प्रोपोर्शनल वाला बताओ, तो यहां होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL, है ना, अपॉन इतने ही तो डायमेंशन में काम आने हैं ना, साइन थीटा आएगा ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, इससे तुमने बना लिया, ठीक। तो अब ये तो तुम्हारे स्किल के ऊपर है कि कितना तुम उसको और निखार करते हो, ठीक है ना। तो ये भी नहीं आता है तो इतने फॉर्मूले है, कोई भी एक फॉर्मूला बी का उठा लो, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लो, उठा के पुट कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो रट जाओगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
ना इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, तो भैया जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मैंने कहा था एल होता है इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, है ना, उसी के जैसा है वही नहीं है, ठीक है। उसमें जो रेजिस्टेंस और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस में जो करंट चाहिए होता है वो कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कांस्टेंट। तो इसलिए वहां का जो फॉर्मूला लिखते हैं R इज इक्वल टू वी आई। लेकिन मेरे भाई L इज इक्वल टू, जो मुझसे पढ़ेगा वो चालाक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत कम करनी सिखाऊंगा मैं हमेशा। आप यहाँ I लिख दोगे, लिख दो, लेकिन लिखते ही सोचना, क्या अगर I कांस्टेंट रहेगा तो E जिंदा रचेगा? तो कभी ये फॉर्मूले में I हो सकता है? तो हल्का सा सोचो, और जब हल्का सा सोचोगे तो तुम ऑटोमेटिकली पेन चलाओगे। ठीक है। नेचर ऑफ ई इज ऑलवेज निगेटिव, राइट? तो अगर मुझे कभी किसी ने कह दिया ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल बताओ, तो ये लिख दूंगा मैं एल डी आई बाई डी टी विद माइनस साइन, क्योंकि मॉड हटाते ही अपनी असली नेचर में आ जाएंगे सबके सब। करंट कभी निगेटिव होता नहीं है, ईएमएफ हमेशा निगेटिव होता है बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो द मेन फॉर्मूला जो बना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज ऑलवेज वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज इतना ही अपोजिशन उसको मिला। समझ में आ रहा है? तो ये देखो ऐसे हल्के हल्के पढ़ के भी हम लोग फॉर्मुलेस बना सकते हैं। अच्छा, मैंने मजाक मजाक में वो बना दिया और ये इतनी कहानी बन के यहां पहुंचे। ये बनाया था ये मैंने आपके लिए, ये देखिए, है ना? ठीक है, हो गया कंप्लीट आपका। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला, इसको फाई वाला फॉर्मूला समझ नहीं आता बेटा, यही बना हुआ है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यहां आ गया, डी फाई टोटल अपॉन डी टी, कर लो इसी को। तो यहां से देखो ये ई निगेटिव होता है, माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, है ना, मैंने अलग तरीके से आपको बता दिया, वो भी वहीं पहुंचेगा। मॉड लगा दोगे तो माइनस साइन हट जाएगा। डी बाई डी टी का होता है रेट ऑफ चेंज। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज दिस 1 एम्पियर पर सेकंड, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये क्या कर दिया, कह रहा है डी आई बाई डी टी 1 हो जाए। क्या हो जाए? ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो ई एल के बराबर नहीं हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज? तो मॉड ऑफ ई इन दिस सिनारियो, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू एल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, ये हो गया। डज एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और या फिर 1 अपॉन आई? तो भाई देखो, एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, एन फाई अपॉन आई, है ना? तो क्या कह रहा है, किस पर डिपेंड करता है ये बताइए। तो भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? मीडियम। ये एल किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो जो आपने ये प्रपोज किया दैट इज नॉट ट्रू। ठीक, इट डिपेंड्स ऑन दीज पैरामीटर्स। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स ये होता है कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन की बात हो रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल आपको पता है, दैट इज लेंथ, और परमेबिलिटी होता है दैट इज मीडियम, है ना, म्यू। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वीए माइनस वीबी इन द गिवन। ओके, कर लोगे। ए और बी के बीच में बताना है, बताओ। तो पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, थोड़ा आसान है क्वेश्चन, करो, ट्राई करो। थोड़ा जल्दी करना है बच्चों। हाँ, फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई, है ना, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई, मॉड लगा लीजिए इस पर। एल की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, डी आई बाई डी टी भी पता है।
4 एम्पियर पर सेकेंड दिया गया है, तो DI/dt 4 हो गया ना, सीधे सीधे 4 पुट कर दो, जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, अब लगाओ दिमाग, तो VA माइनस VB कितना हो गया, 8 वोल्ट, है ना, यही तो आएगा दोनों टर्मिनल के बीच में, ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, तो जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा VA माइनस VB दैट इज योर इंड्यूस EMF, दैट इज योर 8 वोल्ट। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, इसमें कुछ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। P और Q दिया गया है, मैग्नीट्यूड में सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा आप तुम बताना, इट इज डिक्रीजिंग, ध्यान देना, ये डिक्रीजिंग। देखो मैं एक ट्रिक बना दूं क्या आपके लिए, ट्रिक बना दूं क्या, इंक्रीजिंग के लिए, इफ इंक्रीजिंग है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट होगी, क्या होगी, अपोजिट। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, और अगर डिक्रीजिंग होगा है ना, तो सेम होगा। ये समझ में नहीं आता जल्दी लोगों को, ये था जब हम स्विच को क्लोज कर रहे थे, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो हमारा इंड्यूस इसका अपोज कर रहा था। जब इसको ओपन कर रहे थे तो इंड्यूस्ड इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं हो गया, तो इधर ही फ्लो कर रहा था, इधर ही इंड्यूस हो गया, ताकि इसको जीरो होने से रोक सके। ठीक है, अपोज, इसमें यही कंफ्यूजन होती है, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो इसमें ये जो सोल्यूशन का फिगर है, इसको देख के भी सीखा होगा। पहले तो ई की वैल्यू ही निकाल लो यार तुम, है ना, LDI/, मैग्नीट्यूड यहाँ पर मॉड लगा हुआ, फर्क क्या पड़ता है, 2 है, या आ गया 5 गुणे 2 दैट इज आ गया 10 वोल्ट, इतना तो क्लियर हो गया। VP माइनस VQ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, Q2P, है ना, करंट की डायरेक्शन कहां से भाई, है ना, ड्यू टू डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, खत्म। तो इस क्वेश्चन में अगर क्या पूछ सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसमें डिक्रीजिंग नहीं था, इंक्रीजिंग था, तो ये A to B था, तो यहां पर अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं लिखूंगा B to A, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया, इंड्यूस्ड, वैसे सिंपल वैल्यू पूछी गई थी, लेकिन इसको थोड़ा ढंग का बना दिया, तो ये डायरेक्शन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज I इज इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। कैसे पता चला मुझे ये रेट ऑफ चेंज प्लस का 4 है मेरे भाई, है? सर अगर जैसे प्लस का आएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अगर माइनस का आएगा तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चले भाई ये करिए, आखिरी वाला खुद से करिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। चले भाई आगे बढ़े, दिस इज वेरी इजी, सेम L इज इक्वल L इंटू DI/, है ना, E इज इक्वल टू L DI/, 3 इंटू 3 दैट इज 9 वोल्ट, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, खत्म, डायरेक्शन इंड्यूस क्या हो जाएगी, B to A, है ना। ये क्वेश्चन करो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड और हैज 1000, N की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N इज 1000। ठीक है, मैंने करंट क्या है, I की वैल्यू क्या है, देखो कैपिटल I यूज करता हूं फॉर जो करंट फ्लोइंग है, स्मॉल I यूज करता हूं इंड्यूस के लिए, मेरी राइटिंग के लिए बता रहा हूं जो मैं लिखता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, ये फाई दिया गया है, ईच कॉइल दिया गया है, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ तो टोटल क्या हो जाएगा, N, है ना, N इंटू दिस, ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि ईच बोला गया। टेक द सेल्फ इंडक्टेंस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। करिए करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, उसी तरह जो बोला बच्चे ने एकदम वही करना है। L का फॉर्मूला पढ़ाया ही है मैंने अभी, N पाई अपॉन I, जगह 1000 इंटू 4 इंटू
यही NF है, N5 है, ये मैंने लिखा हुआ है देखो, अपॉन में कितना एम्पियर का है करंट 4। खत्म हो गया ये तो, आई थिंक 1 हेनरी आ गया। इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी? लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है मैंने? है तो ठीक है, वेरी गुड। कर डालो, खत्म करो क्वेश्चन। देखो ये प्रैक्टिस ही है, ठीक, ये करो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट व्हेन द करंट चेंजेस। ये देखो, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, प्रोड्यूसेस लिखा है, तो इंड्यूस हुआ, 3 से 2 हो गया, डिक्रीजिंग है इन 1 मिली सेकेंड, टाइम दिया गया 1 मिली सेकेंड। समझ में आ रहा है? मिली, मिली में कितना हुआ? 10⁻³ ना, सही है ना? और क्या -3 होगा क्या? मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग करो, ठीक है? मिलीमीटर नहीं पढ़ा है क्या? चलो करो, तुम मिली में ही रहने दो उसको। मिली 10⁻³ होता है कदू, लिख लो मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6 नैनो। ये सब तो टेबल बताया होगा मैंने फिजिकल वर्ल्ड में, मॉड्यूल्स में पढ़े हुए हैं ये सब, ठीक है? चलो कर डालो, ये खत्म करो। E की वैल्यू दी गई है, you have to find the value of L। तो वेरी सिंपल एज दैट, L इज इंटू di/dt इज इक्वल टू E, तो L इज इक्वल टू E अपॉन di/dt इज 1 मिली सेकेंड। अब यहां पर इतना ही तो करना था, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी माइनस के साथ आएगा। अब देखो ये माइनस बैलेंस हो जाएगा, गलत कभी नहीं आता। माइनस इंटू कितना है? 5 वोल्ट करके दिखा रहा हूं। ये चेंज इन करंट कितना है भाई? 2-3, 3 से 2 हुआ, डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां से माइनस बैलेंस हो गया। डिवाइड बाय टाइम इंटरवल दैट इज 10⁻³ सेकेंड। भाई 1 मिली सेकेंड हो गया 10⁻³ सेकेंड। ये कहां जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ गया -5 अपॉन -1, माइनस से माइनस गया, ये जाएगा 10⁻³ आ गया 5000 हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही है ना? सही किया होगा मैंने, काट डालेंगे तुम लोग को। 10⁻³ तो ऊपर गया है, ये इनवर्स थोड़े ना किया है मैंने, डिनोमिनेटर एज इट इज जाएगा ना, तो ये 5000 होगा कि 5 गुणे 10⁻³ दैट इज मिली हेनरी। क्या आ गया? यही सिली मिस्टेक एग्जाम में भी करोगे तुम लोग। एज इट इज जाएगा ना, फ्रैक्शन नहीं आता है तुमको, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा ये नंबर सीधे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इनवर्स थोड़े ना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा ना। अगर ये ऐसा होता और फिर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इनवर्स तो कर नहीं रहे हैं, तो इनवर्स नहीं कर रहे हैं तो वो 5000 कैसे कर दोगे तुम? 5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा ना, और 10⁻³ क्या होता है? मिली। चलो नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन फेल हो जा रहे हो, ये करो। एलक्यूएल है करंट फ्लोइंग, इट इज क्या? करंट इतना दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, द टाइम एट विच ईएमएफ बिकम 0। टी की वो वैल्यू बताओ जिस पर ई 0 हो जाएगा, जल्दी करो थोड़ा। अब फॉर्मूला अप्रोच सब कुछ सेम टू सेम चलेगी। आई की वैल्यू दी गई है, दिस इज आई, आई इज इक्वल टू t² इंटू e⁻⁻t, di/dt तुम्हें निकालना पड़ेगा, dt ऑफ t² मिल जाएगा e⁻+t, ये u इंटू वी से कर लो, u इंटू वी से कर लो, डिवीजन से कर लो, दोनों में t है ना, तो हम दोनों को करना पड़ेगा हमें, तो तुम एक काम करो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना,
क्या आ जाएगा बताओ एक बार, u को कॉमन लो, v को करो, फिर एक बार v को कॉमन लो, u को करो, इसमें तो सम सिंपल होता है, तो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी बाहर आ गया, प्लस डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस टी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन में -1, अपॉन -1 आएगा ना गधे, मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल में डिवीजन नहीं होता इसमें, ये इंटीग्रेशन नहीं है, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी है ना, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2 ई की पावर माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस, डिफरेंशिएशन नहीं करना आ रहा है भाई अभी भी तुम लोग को। कह रहे हैं कि हमको ये बताओ कि ईएमएफ कब जीरो होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। क्लियर कट बात है, जब ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो होने से रहा, ये तो प्रॉपर्टी है, आर कभी जीरो होता है क्या, नहीं ना, ये आ गया ना एल, यही तो जीरो होगा, तो अब ये डी आई बाई डी टी तुमने निकाल लिया, अब हमें इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी है ना, इक्वल टू 0। अब ई की पावर माइनस टी दिख रहा है मुझे कॉमन होता हुआ, टी इंटू ई की पावर माइनस टी कॉमन हो रहा है, ठीक है, देखो टी और इंटू दोनों में है ना, तो टी इंटू ई की पावर माइनस टी कॉमन लूंगा, बचेगा यहाँ पर 2 है ना, माइनस टी, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू व्हाट 0, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या आ गया 2, टी की वैल्यू जब 2 होगी, क्या आ गया, टी की वैल्यू जब 2 होगी, तो ऑप्शन कौन सा सही है, दिखा मैंने कैसे किया, ये डी आई बाई डी टी को पूरा जीरो कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 0 क्या, मैंने ई की पावर माइनस टी देखा दोनों में कॉमन ले लिया, टी देखा दोनों में है कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 2, यहां बचा माइनस का टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से डिवाइड कुछ भी करेंगे वो जीरो हो जाएगा, तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू टी, या टी इज इक्वल टू 2, समझ गए, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो जिसकी लेंथ एल है, रेडियस कितना है आर है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, 5 फ्लक्स है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एंगल क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, कैसे पता, सेम डायरेक्शन में लेंगे है ना, तो ये आपका आ जाएगा बी ए, या फिर म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए, ये क्या, व्हाट इज दिस, फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए, अब ये क्या है सर, बी की वैल्यू पुट कर दिया आपने, है ना, बी की वैल्यू, बी इंटू ए था फ्लक्स, ठीक है, आसान नहीं लग रहा तुमको, ए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर होता है सर, है ना, इसका रेडियस आपने बता दिया, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया ए, बी और ए की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई कैपिटल आर, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे अगर हम फाई टोटल निकालना चाहें तो ये तो सिंगल के लिए हो गया है ना, फाई टोटल आपने निकाल लिया, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एन इंटू एल को एक साथ कर लिया हमने, ठीक है, इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, कैसे कर रहे हैं, ये क्या है, ये सर स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स निकालना था, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल हो गया। आपने ये क्या निकाला था, मैं फिर से एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ये हम लोग ने सिंगल लूप के लिए किया, सिंगल लूप में देखो नंबर ऑफ टर्न 1 लिया है ना, तो फाई की वैल्यू बी ए आ रही है, बी क्या फॉर्मूला, सिंगल हो या 10 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मिनट एन आई आता है ना, अभी हमने यहाँ पर कर दिया, तो हम यहाँ से करेंगे तो स्मॉल एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब फाई टी क्या होता है एल आई, एल इंटू आई कर देंगे तो एल क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द, समझ में आ रहा है। और अभी मैंने इसके पहले एल की डिपेंडेंसी लिखवाई थी, उसमें देखोगे सारी चीजें मिल जाएंगी तुमको, उसमें रेडियस लिखा हुआ था, ठीक है। अब आप नोटिस करने वाली चीज आपने नोटिस नहीं करी कि सर आप जो कह रहे थे वो प्रूफ कर दिया आपने, आप कह रहे थे करंट पे डिपेंड नहीं करता, और जब हम लोग पहले रट के बैठे हम लोग इसको देख करके सोच रहे थे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। तुम्हें मैं सिखाता हूं कि तुम लोग ने बड़ी जल्दी खुश हो गए। ये जो बात कौन सी बात प्रूफ हुई पता है, मैं दिखाता हूं आपको कितनी, ये सारी बातें प्रूफ कर दी। ये जो यहाँ पर ये क्रॉस बनाया इसके लिए कि जो हम ये देख करके सोच लेते हैं ना कि इस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल में इस पे डिपेंड ही नहीं करता।
वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, स्मॉल एन पर, लेंथ पर, और आपका मटेरियल। अरे यहाँ आओ जरा देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, अरे ये तो म्यू नॉट है, ये तो स्मॉल एन है, और ये तो लेंथ है, दिख रहा है एरिया दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। प्रूफ नहीं हो गया? कहीं भी करंट है, कहीं भी फाई है नहीं ना, तो यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि उसके डायमेंशन से ज्यादा मैटर करता है एल, ना कि उसके करंट या फिर क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेन पैरामीटर। तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ सोलेनोइड इज डबल्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड विल, कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर स्मॉल एन को मैं डबल कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस एल पर क्या होगा, तो जिसने फॉर्मूला पढ़ा उसको पता होगा 2n का स्क्वायर करने से 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकम्स 4 टाइम्स। शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉल्व करो भैया, ऐसे मत करो, सॉल्व करो चलो, क्योंकि अब करंट ग्रोथ और करंट डीके पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला याद है कि दिखाना पड़ेगा? फॉर्मूला दिखा देता हूं, सोल्यूशन इसमें डाल देता है ना, बहुत दिक्कत होती है हमको, फिर लोग कहते हैं सर को आता नहीं है लग रहा है। चलो देखिए कितना पुराना है। करो भाई जल्दी करो, फॉर्मूला देख लिया हो तो आंसर आ गया होगा। हो गया? 4 टाइम्स आया है कि नहीं आया? पहले वाले में स्मॉल एन होगा और बाद वाले में 2n करेंगे, 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्मॉल एन स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब हमने एक इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और अब हम चेक करना चाहते हैं कि करंट का ग्रोथ और करंट का जो डिके है उसमें कितना टाइम चेंज आएगा, ठीक है। क्या लिखा है? एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल ए, मुझे समझ नहीं आया यार। चलो ये देखो, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ये रहा तुम्हारा एलआर सर्किट दिख रहा है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, सप्लाई दिख रहा है, डीसी लगी हुई है, ठीक है। डीसी इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि उससे जल्दी समझ में आ जाता है आसानी से, ठीक है। चलो करंट का डायरेक्शन दिख रहा होगा तुमको, है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब हमने स्विच क्या किया, ए टू बी कर दिया, हमने क्या कर दिया, ए से बी की तरफ कनेक्ट कर दिया, ठीक। आगे देखिए अब क्या हो रहा है, आईज देखिए नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर। ई क्या हो गया, जो सेल है, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पोजीशन है, टी इज इक्वल टू 0 पर। द करंट इन द सर्किट डज नॉट अटेन द मैक्सिमम स्टडी स्टेट, स्टडी मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ई अपॉन आर एट वंस, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है एल 0 हो जाता है जब रेट ऑफ चेंज क्या हो जाए, 0, क्योंकि एल का फॉर्मूला ही क्या है भैया, ई डी आई बाई, अगर ये 0 हो गया तो एल 0 हो जाएगा, ये बताया है ना मैंने सही फॉर्मूला लिखा है ना, क्या गलती है, इधर रहेगा उधर रहेगा, चलो पकड़ तो लिया, कुछ तो पकड़ा। यहां पर क्या होना चाहिए था एक्चुअली, हाँ इसमें होना चाहिए था E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर बिकॉज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक। आगे, अब आगे देखिएगा, तो हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ये सप्लायर हो गया, ये सारे कंज्यूमर हो गए, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी पहले से पता है, और ये माइनस ऑफ आई आर, दोनों का नेचर, तो ई माइनस एल डी आई बाई टी इज इक्वल टू व्हाट, आई आर, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन, तो टाइम इंटरवल 0 से टी ले लेंगे। अगर हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा इसमें, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या, हमने रीअरेंज करा पूरे इक्वेशन को, क्या करा, रीअरेंज करा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक, फिर रीअरेंज कर लीजिए, सोचता है डी टी अपॉन एल एक तरफ हो जाए और डी आई अपॉन ई माइनस आई आर एक तरफ हो जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कर देता हूं, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इज इट ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, एल बाई डी टी, तो डी आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब तुम इसको क्या करोगे, इनवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे,
तो ई माइनस आई आर नीचे आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ यार, डी आई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई माइनस आई आर अपॉन डी आई इज इक्वल टू एल अपॉन, इसको उल्टा करो जरा तो डी टी अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ डी आई अपॉन एल आई ई माइनस आई आर हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0 से t, और यहाँ पर आप आई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एल इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, तो t अपॉन एल यहां आ जाएगा माइनस, क्योंकि आपको याद होगा इफ यू रिमेंबर दिस कि अगर हम देखें तो आई नीचे है ना, तो हमें क्या हम क्या मान के करेंगे इसको, तो इसका तरीका क्या होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। अगर हम यहाँ पर ले लें a माइनस एक्स, तो हम कभी भी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इस पूरे को x मानेंगे कि नहीं मानेंगे, याद है क्या आएगा log x log बेस e यानी ln, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे log बेस e a माइनस एक्स, फिर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बताओ, a माइनस एक्स का। चेंज इन वेरिएबल पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया मैंने, लेकिन मेरे पढ़ाने से अगर तुम सब पढ़ लेते काश, है ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये log वही है बेटा, ये पूरा का पूरा x की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो log बेस e माइनस आई आर, फिर e माइनस आई आर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बचेगा क्या, i के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ i इंटू आर है, r कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा तो r ही ना, तो नीचे क्या आ जाएगा r, माइनस साइन के साथ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ r बचेगा। मैं करके दिखा देता हूँ भैया, ठीक है। ये यहाँ किया तो है यार, सब कुछ करा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखो करा है, ये फॉर्मूला रट जाओगे तो भी काम हो जाएगा, मैं पूरा कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई माइनस आई आर, ये हो जाएगा डी आई, तो बचेगा क्या log बेस ई माइनस आई आर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई डी आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डी अपॉन डी आई ई माइनस आई आर। अब ई क्या है कांस्टेंट, तो ये जाएगा 0, है ना, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का आर, 0 माइनस कुछ भी बचेगा क्या माइनस का आर, तो ये log बेस ई माइनस आई आर अपॉन में जाएगा माइनस आर, उसी को लिखा हुआ है -1 अपॉन आर एंड दिस, ठीक है भैया। अब और आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो विथ माइनस साइन, तो माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू log बेस दिस एंड दिस। अब ध्यान से करना है, इसको ही बहुत जरूरी है यहां से करना। ये हुआ कैसे, इसमें लिमिट लगी है भाई, क्या लगी है लिमिट कहां से कहां तक हम कर रहे हैं बताओ, ई माइनस आई आर, और है ना फाइनल माइनस इनिशियल, ई से ई माइनस आई आर, हम वहां माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेंगे, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा अगर log m अपॉन n, तो m अपॉन n मतलब e माइनस आई आर डिवाइड बाई वॉट e, ठीक। तो एलसीएम स्प्लिट करोगे बचेगा 1 माइनस आई आर अपॉन वॉट e, दिख रहा है, ठीक। इधर एक माइनस साइन है, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब ये आपका फाइनल फॉर्म बन गया। अगर माइनस साइन को इधर लेके जाओगे तो ये क्या है, अब यहां से हम एंटी लॉग कर रहे हैं। एंटी लॉग क्या होता है, अगर a की पावर x है इज इक्वल टू n, तो लॉग लगाओगे तो क्या जाएगा log बेस a n इज इक्वल टू क्या होता है x। इस फॉर्म को वापस इस फॉर्म में ले जाने को कहते हैं एंटी लॉग, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ इसके लॉग के बेस में क्या है e, तो a की जगह कौन ले लेगा e, समझ में आ रहा है। ये क्या है, व्हाट इज दिस इज n, ये इक्वल टू में चला जाएगा, है ना, दिख रहा है तुमको, और जो इक्वल टू में है लॉग के वो पावर में चला जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एल, दिख रहा है। मैच कराओ, देखो ये बेस था, यहां था, ये n था, ये किधर था, ये इक्वल टू, एंटी लॉग में ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, और जो इक्वल टू में था वो पावर बन जाता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इधर वाला तो पावर बन गया, ये कहां चला जाएगा, है ना, जगह आई आर अपॉन ई, समझ में आ रहा है, ये हो गया, ठीक। अब तुम कहोगे सर आपने फिर से गलती कर दी, है ना, तो मैंने कोई गलती नहीं करी मेरे भाई, ये 1 था ना, 1 माइनस जो तुम करना चाहते हो तुम कर लो, है ना। इसको फिर से हम इधर भेज दे रहे हैं, जब इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस दिस इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस वाला है जब ये इधर आएगा तो माइनस चला जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू आई आर अपॉन, कुछ भी गलती नहीं है, एक एक स्टेप ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे। तो यहां से जब हम आई को एक तरफ रख के बाकी सबको इधर कर देंगे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो कब होगा, जब ये वाला पार्ट आपका 1 के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा,
तभी तो मैक्सिमम होगा, यानी जो समय लग रहा है वो करंट डिके। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि जब तुम सर्किट को ऑन करते हो तो किसी भी इंस्टेंट पर करंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से वो करंट निकलेगा, जहां टी क्या है तुम्हारा टाइम। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, तो अब आगे करके अगर हम मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जब इंडक्टेंस आपके सर्किट में क्या हो जाए, जीरो, तो वहां पर जब इंडक्टेंस एकदम अपोजिशन खत्म हो जाएगा तो एक वायर की तरह काम करने लगेगा। दैट इज योर ई आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन आर। समझ में आ रहा है, समझ में ही आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये आर टी अपॉन एल लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू ई अपॉन आर को हम आई नॉट से रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका नया फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहां पर आई नॉट क्या है, दिस इज योर पीक या फिर मैक्सिमम करंट जो हमारे एलआर सर्किट में हो सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, ठीक है। तो जब हम एट स्टडी स्टेट, जब टी इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट बिकम्स जीरो। तो करंट इन द सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टडी स्टेट पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हम मैक्सिमम करंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है एलआर सर्किट का तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट है दैट इज एल अपॉन आर। क्या होता है, एल अपॉन आर। तो जरा इसको देखो, यहां जो फॉर्मूला था दैट इज आर टी अपॉन व्हाट, एल, राइट। तो ये एल अपॉन आर क्या बन जाएगा यहाँ, ये इसको ना, इसको नया सिंबल दे दो, इसको टाउ दे दो। इसका सिंबल क्या होगा, टाउ, टॉर्क वाला टाउ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये एल अपॉन आर है, ठीक है, तो यहाँ आर अपॉन एल है, तो यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस टी अपॉन व्हाट, टाउ। टाउ इज योर, बताओ, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम जब नया फॉर्म देखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होते होते कहां बन जाएगा, अगर टी और टाउ बराबर हो जाए, मतलब टी इज अ टाइम एंड टाइम कांस्टेंट टाउ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कट के क्या बचेगा, ई की पावर माइनस 1, और इस समय जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0.63 टाइम ऑफ द पीक करंट। तो यहां ध्यान से देखना, करंट टाइम कांस्टेंट जो एलआर सर्किट का होता है वो टाइम है जो करंट को ग्रो करने में, कितना करंट ग्रो होगा, 0 से 63%, 63.2% ऑफ द फाइनल मैक्सिमम, यानी ई अपॉन आर का क्या कर रहे हैं, 0.63%। ये मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जो हमारा जो टाइम कांस्टेंट वाले टाइम पर जो वैल्यू होगी। जब टाइम इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस समय हम कितना करंट बढ़ा चुके होंगे सर्किट में, 63%, है ना, मैक्सिमम करंट का। इसे कहते हैं करंट ग्रोथ। ठीक है, ये हर जगह बेटा ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना, ये कहीं कहीं है। इन वन टाइम, है ना, कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट जब कंप्लीट होता है तो करंट सर्किट में कितना हो जाता है, 63% ऑफ मैक्सिमम। इट टेक्स अराउंड 5 टाइम कांस्टेंट टू रीच, यानी 5 बार टाइम कांस्टेंट जितना टाइम पीरियड होना चाहिए तब जाके, मान लो टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 2 सेकेंड, तो अगर किसी ने कहा व्हाट इज द टाइम टेकन टू ग्रो द करंट टू द मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहेंगे 5 टाइम्स ऑफ द टाउ, दैट इज क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, है ना, इसको फॉर्मूला ना बना लेना। तो ये समझना जरूरी है। तो टाइम कांस्टेंट के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, वी हैव दिस फॉर्मूला, है ना, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना इसको, ये आएगा क्या, ये मैं कर देता हूं, इसको देख के ये डरना नहीं है, मैं कर रहा हूं। तो ये डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है ना उस पर कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं लगता है। ठीक है, तो ई अपॉन आर तो पहले ही ब्रैकेट के बाहर है, तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, अंदर क्या था, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, माइनस ई की पावर डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, क्योंकि इसमें टर्म है टाइम का तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर से चेंज ऑफ वेरिएबल, देखो चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं पढ़ा तुमने तो नहीं कर सकते। यहां अगर मान लो इसको ax कर दे तो क्या आपने सिखाया था कि आप उसको मानोगे कि भैया वो क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस ax। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ ax जो कि माइनस में था, है ना, ये करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम अप्रोच से ये करके दिखा देता हूं। तो यहां पर पहला जो स्टेप आएगा, ये जगह ई अपॉन आर तो बाहर, ये 0 माइनस
ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दूंगा ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है ना। अब ये माइनस ऑफ व्हाट, आर टी अपॉन कैपिटल एल, जिसमें माइनस आर अपॉन एल क्या है, एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ई अपॉन आर ब्रैकेट में 0 प्लस आर अपॉन एल ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। यही तुम्हारा यहां पर आया हुआ है, देखो ये आर टी अपॉन, समझ में आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा। अब तुम यहां पर ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा आर है यहां पर ये, ठीक, और यहां पर भी एक आर दिख रहा है तुमको, ठीक, तो ये जो आर है ये आर अपॉन एल था ना, तो ये आर कट जाएगा और इस एल को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। द फाइनल इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, और ये एल क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ गया, एल डी आई बाई डी टी। वॉट इज दिस सर, सर दिस इज ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ, है ना, पढ़ के आ रहे हैं। तो यानी इन वन टाइम कांस्टेंट द ईएमएफ इज डिक्रीज्ड बाय 63%। करंट बढ़ेगा तो चेंज इन करंट घटेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया बेटा, ठीक। तो एट टी इज इक्वल 0 एल डी आई बी डी टी क्या होगा, बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो गया कितना भैया 63%, बिकॉज ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है ना। ये आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.63 आई थी ना, देखो इसको सॉल्व करके कितना आया था, है ना 0.63 आया था, कहां गया ये, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही, ध्यान से देखना मैं प्रूफ कर देता हूं, किसी को लग रहा हो गलत पढ़ा दिया, देखो ये एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू, ध्यान से देखना प्रूफ कर रहा हूं, ये इनिशियल जब टी की वैल्यू 0 थी तो ये क्या था, ई के बराबर, ठीक है, ईएमएफ क्या था, ई के बराबर, यही है तुम्हारा ईएमएफ, ठीक है। अब यहां क्या, ई की पावर हमने क्या कह दिया था, हमने कहा था कि जो तुम्हारा एल अपॉन आर है उसको टाउ से रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस स्मॉल टी अपॉन टाउ, राइट, ठीक। जब टाइम कांस्टेंट लेंगे, टी की वैल्यू हमने बोला ना टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट में, यहां लिख दो व्हेन स्मॉल टी बिकम्स व्हाट, टाउ, एक टाइम कांस्टेंट, तो हो जाएगा ई की पावर -1, ई की पावर -1 क्या होता है 0.63, तो हो जाएगा ई इंटू 0.63, ये क्या है 63% ऑफ, बताओ कैपिटल ई, कैपिटल ई क्या था, ईएमएफ ऑफ द जो आपकी बैटरी है, समझ में आ रहा है, ओके क्लियर हो गया, यानी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको आए, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में कुछ कुछ आया होगा इसमें, कि जब जब करंट आपका ग्रो करेगा ना तो ईएमएफ आपका रिड्यूस होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था जब मैंने एक बैटरी लेकर के पढ़ाया था कि भैया जैसे जैसे चेंज इन करंट घटता जाएगा वैसे से ईएमएफ इंड्यूस घटता जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस घटेगा तो आपका उस हिसाब से आपको अपोजिशन कम से कम होता जाएगा, यानी करंट जब बढ़ता है तो ईएमएफ इंड्यूस घटता है। A coil of inductance L is equal to 40 is connected in series with resistance of 8 ohm and the combination is joined to the terminal of 2 volt battery. The time constant of the circuit is, तो कह रहे टाइम कांस्टेंट बेटा टाउ की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला जिसको नहीं आता, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए कर दिया। तो इतना आसान क्वेश्चन था, एल कितना बेटा 40, आर कितना दिया है 5 हो गया यार, है ना 5 सेकेंड्स, ठीक है 5 सेकेंड, आंसर क्या आ गया 5 सेकेंड, खत्म करो, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में कठिन है नहीं कठिन, ठीक है, चले ये भी करो, सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 60 ओम, ये भी करो, यहां पर ई की वैल्यू देखो वहां पर 63.2 आ रही है ना, -1 ये, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच द 63.2 ऑफ इट्स फाइनल, इतना आसान क्वेश्चन है, ये टाइम क्या होता है, टी इज इक्वल टू टाउ होना चाहिए ना, तभी तो होगा। क्वेश्चन क्या वाहियात से क्वेश्चन है, ये अभी नहीं बना है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस। कितना आंसर आया? अभी भी नहीं कर पाया। T इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना, 60/30। कहाँ है? 2 सेकेंड। ठीक है, अब पढ़ते डिके। देखो इसको, देखो देखो इतना लंबा चौड़ा किया है, मैंने इतने में कर दिया है। इसलिए कंटेंट डेवलपर अगर टीचर बन जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब क्या कर रहे हो तुम? पिछली बार हम करंट को ऑन कर रहे थे, अब स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अब हम इसको ओपन करेंगे तो सर्किट देखो ना, पिछली बार हम ए टू बी जा रहे थे, इसको क्लोज कर रहे थे, अब हम इसको बी टू सी में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए लिखा हुआ था, ए भी कनेक्ट करोगे सर्किट क्लोज होगी, ये ओपन कर दिया ना। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट धीमे धीमे डिके होगा, लेकिन जब यहाँ पर सोर्स को तुमने अलग किया, तुम्हारा काम है सोर्स को अलग करना, लेकिन रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। नहीं रहेगा रेजिस्टेंस तो ये डिस्चार्ज कैसे होगा? ये डिस्चार्ज भी तो करना है, जो एनर्जी है वो रिलीज भी तो करानी है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है will dissipate using रजिस्टर, है ना। रजिस्टर से वो हीट के फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको रिलीज कर देगा। बहरहाल उस पर नहीं आते, अभी आते। द करंट डज नॉट सडनली फॉल टू जीरो, द इंडक्टर विल अपोज द डिके ऑफ करंट। और जिससे कि क्या होगा, वो करंट डेवलप करेगा। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे तो फिर से यहाँ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, क्या जाएगा इजी को ये माइनस आई आर। अब ये इक्वेशन में ई होता था, है ना, याद है, ई माइनस करके करते थे, इक्वल टू केवीएल जब लगाते थे। अरे भाई ये सप्लायर था, ये कंज्यूमर था, कितनी बार समझाऊं। अब ये क्या हो गया, जीरो, तो बचा क्या, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू वो जीरो, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू। समझ में अभी भी नहीं आया क्या? आ गया ना, समझ गए। अब यहीं शुरू कर रहे हैं। अब हम यहां पर फिर से रीअरेंज करेंगे। हमें क्या चाहिए भाई, करंट को देखना है, तो हम रीअरेंज कर रहे हैं यहां पर। तो करंट वाले टर्म्स को डी आई के साथ क्या लगेगा, आई। अब इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आर अपॉन एल, हो जाएगा डी टी, जीरो से आई और जीरो से टी। समझ में आ गया। अब माइनस साइन भी था, माइनस साइन को चाहो उधर भेज दो, माइनस इधर भेज दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये दिख रहा है, यहां पर कुछ नहीं आना है, यहां तो माइनस आर इंटू टी, यही तो आएगा इधर। जो खेल होगा इधर ही होगा। इधर भी क्या होगा, वन अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज लॉग बेस ई आई, और लिमिट क्या है भैया, जीरो से आई, यही तो होगा ना। होते होते कहां जाएगा, ठीक है, जीरो मत करो यार। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इधर सुनो, मैंने करेक्शन देख लिया तुरंत और तुरंत कर भी दिया भैया। जब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा, आई नॉट, फिर डिक्रीज होगा आई। समझ में आ रहा है। तो हम स्टार्टिंग को मैक्सिमम से करेंगे ना, तो आई नॉट से आई, लिमिट ठीक कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं करना था, बाकी सब सब परफेक्ट है। तो यहां से भैया फॉर्मूला क्या बन गया, लॉग बेस ई आई माइनस लॉग बेस ई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल, यही तो है। ठीक, ये आ गया लॉग एम अपॉन एन, ठीक, इज इक्वल टू दिस। तो ये जाएगा लॉग बेस ई आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक, अब आप इसका एंटी लॉग ले लो। ठीक है, एंटी लॉग ले लो भाई, ये बेस हो गया और ये एन हो गया, है, यही तो होगा। अरे अभी तो सिखाया था गधू, कितनी बार सिखाऊं तुम लोग को, बेसिक मैथ भी नहीं पढ़ोगे, है। तो ये क्या है, ये एन हुआ ना, दिस इज एन, दिस इज योर पावर माइनस आर टी अपॉन एल, है ना, इज इक्वल टू आई अपॉन। अब आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन, यही तो स्लो डाउन करेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से आ गए, फिर से वही कहानी टाइम कांस्टेंट वाली, है ना। एट स्टडी स्टेट टी क्या है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, टी आई इज इक्वल टू जीरो, द करंट इन द सर्किट विल बिकम जीरो, है ना। बहुत आगे जाएंगे
तो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे देखो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की अगर वैल्यू यूज करें, तो अगर हमने कहा कि ये बताओ अगर टी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट कर दूंगा तो कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, अब ई की पावर क्या आ रहा है, -1, दिस बिकम 0.37 है ना, 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, द टाइम कांस्टेंट टेकन बाय द करंट डीके विल बी क्या हो जाएगा, 37% डिक्रीज होके हो जाएगा, ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल स्टडी। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम से 37%। अब ये वापस एक बार समझा देता हूं, कंप्लीट कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अब किसी ने अगर मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रोथ और इसमें दोनों में किस 63% कैसे आ रहा है। कहां गया, कहां गया, करा दिया ना, 63% कहां लिखा है ना। तो यहां पर और उसमें क्या डिफरेंस है, ये 1/1 अप माइनस ई की पावर -1 है, तो 1 माइनस 0.37 करोगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर मैंने सब जगह सही करा है ना, देख लेना, सही करा है मैंने सब, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, कहां गया, कहां गया, ठीक। तो अगर पूछेंगे कि अगर t बराबर टाइम कांस्टेंट होगा तो बताओ करंट कितना घट गया होगा, तो मैं कहूंगा कि सर मैक्सिमम से घट करके वो 37% पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपका ग्राफ है डिक्रीजिंग, है ना, डीके कैसे हो रहा है। तो ये इतना टाइम पीरियड लग रहा है, अभी जीरो नहीं हुआ, देखो इसको यही समझाना था मुझे कि अपोजिशन इतना ज्यादा है, करंट तुरंत जीरो नहीं हो रहा है ना। टाइम कांस्टेंट का जो भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पर उतना टाइम तक तो ये 37% अभी भी बचा हुआ है, लेकिन नॉर्मली होना क्या चाहिए था, जीरो हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे, करंट टू द इंडक्टर जीरो से आई नॉट जाएगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ये पूरी कंक्लूजन है, ठीक है। अब आप इंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बैटरी नीड्स टू वर्क अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, में बैटरी को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तब तो करंट जाएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपोजिशन ऑफर करता है। तो रेट ऑफ वर्क, जो वर्क कर रहा है, अगर किसी ने कहा बैटरी ने कितना वर्क किया तो हम क्या बताएंगे उसको, ठीक है। तो dw/dt इज इक्वल टू क्या, माइनस जो इंड्यूस ईएमएफ इनटू आई, तो dw इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ei/dt, तो dw इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस LdI/dt इनटू IDT, ठीक, ध्यान से देखना। अब dw इज इक्वल टू ILDI, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw जीरो से, ठीक है। अब L को बाहर ले लो, I DI का इंटीग्रेशन जीरो से मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, W इज इक्वल टू LI² / 2। तो ये जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ LI²। मैं फिर से समझा देता हूं, देखो जब स्विच ऑन करोगे जीरो से करंट मैक्सिमम की तरफ जाएगा, ठीक, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt, ठीक है। अब इस ईएमएफ के अगेंस्ट बैटरी को काम करना पड़ेगा तभी करंट फ्लो कर सकता है। तो जो बैटरी काम कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर dw/dt करेंगे दैट विल बी हमेशा -v/i। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, क्लास 10th में जा रहा हूं मैं देख रहा हूं इतना तुम लोग पता नहीं जीवन में पढ़ाई क्यों नहीं करी तुम लोग ने, है ना। v इज इक्वल टू W/Q, ये वर्क वही होता था जो बैटरी करती थी एक चार्ज Q को फ्लो कराने के लिए मेरे भाई, है ना। अच्छा आई का फॉर्मूला बताओ भैया, dq/dt, dq इज इक्वल टू IDT। अब पहुंचे, अभी भी नहीं पहुंचे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अब फिर से अगर मैं करना चाहता हूं यहां पर, तो अगर मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूं dw/dt निकालूंगा मैं, ठीक है। ये इधर लेके आओ, तो w इज इक्वल टू क्या था, v इंटू वॉट, q, है ना। अब q लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, i इंटू dt लिखूंगा, ये फिर से v इंटू आई और ये हो जाएगा dt। अब इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, w/dt, ये स्मॉल वर्क है, तो ये vi आया, फॉर्मूला बना vi। अब v ही निगेटिव है तो मैं क्या करूं, ठीक है। ये पूरी कहानी ऐसे होती है, मैंने इतना बेसिक से तुमको सिखा दिया, अब ये आपके ऊपर है कि अब इतना भी नहीं आता है तो फिर तो भगवान कह रहे हैं रट लो। एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द इंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट,
जो एनर्जी स्टोर हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपकी जो करंट फ्लो हो रहा है उससे। ठीक, अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर जिसकी वैल्यू है इस 25 मिली जूल। ठीक है, आगे when the current in the inductor is 60 milliampere the value of inductance will be, हमसे पूछा जा रहा है L। करो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं यार, बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, करो। हाफ एल आई स्क्वायर से ही क्वेश्चन हो जाएगा। एनर्जी ही वर्क होता है, वर्क ही एनर्जी होता है। ठीक है, L इज इक्वल टू 2W अपॉन आई स्क्वायर, 2 इंटू 25 गुणे 10 की पावर -3, आई कितना है भाई 60 गुणे 10 की पावर -6। समझ में आया? अरे मिली को किया, मिली 10 की पावर -3 दो बार है तो ये जाएगा 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा, अब 1000 बन जाएगा। 2 इंटू 25 गुणे 36 गुणे 100 गुणे 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कर लोगे क्या कुछ? अठारह 250 गुणे 18 डिवाइड कर लो यार। एक 125/9, 2 का ही टेबल पढ़ा मैंने यार, है ना? इससे सिंपल क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, है ना? कितना रिमाइंडर आ गया, कितना रिमाइंडर आएगा 3 और 35 कितना हो जाएगा भैया 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 होता है। 13 पॉइंट में देखो कोई आंसर है? खत्म करो यार, हम लोग पीएचडी थोड़े ना करने आए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव सोचो, पूरा डिवाइड करके भी वहीं पहुंचोगे जहां मैं। ठीक है, चलो भाई आगे। A coil of resistance 20 ohm and inductance 5 हेनरी। ठीक है भैया, R दिया, L दिया है, has connected to 200 वोल्ट की बैटरी, the maximum energy in the coil। करो जल्दी, करो जल्दी। अब कहोगे सर कैसे निकालेंगे? अरे आई तो निकालोगे खुद ही ना, आर दिया तो है, आर तो दिया ही है। जल्दी करो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्टार्टिंग बता दूंगा। तो आई निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। 200 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, ये आ गया 10 एम्पियर। मैक्सिमम करंट निकाल लिया, खत्म, पुट कर देंगे। मैक्सिमम तक ले जाना होता है, 1/2 इंटू 5 इंटू 100, 250। ठीक, ठीक है, चलिए ये सेल्फ इंडक्टेंस पूरा खत्म हो गया। अभी हम लोग को पढ़ना है दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा नहीं बता पाएंगे, चलिए वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, एक कॉइल दूसरे कॉइल में क्या कर रही है, आपका ईएमएफ इंड्यूस करा रही है, और दूसरी वाली पहले वाले में भी करा सकती है बैक ईएमएफ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिलेबस कहाँ तक पहुंच गया? सिलेबस आपका बचा है सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ जो इंडक्टर होता है सीरीज पैरेलल, और क्या बचा हुआ है, जनरेटर बचा हुआ है और ट्रांसफार्मर बचा हुआ है। लेकिन ट्रांसफार्मर इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, अगले में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा देंगे। इसमें एक चीज छुपी हुई दैट इज योर पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई नहीं पढ़ोगे जनरेटर समझ नहीं आएगा, तो पीरियोडिक ईएमआई पढ़ाएंगे। इसमें मोशनल ईएमआई पढ़ाऊंगा, मोशनल ईएमआई पढ़ा करके तुमको समझा दूंगा कि कैसे हम पीरियोडिक ईएमआई में करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।